सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। हमने वहां देखा था किस तरीके से हमारा जो फूड है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बिना वक्त को चलते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। यहाँ हम अपने सारे ही डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। थोड़ा अच्छा नहीं है डायग्राम, लेकिन फिर भी हम काम चला लेंगे। तो चलते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखें, जब हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ा था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? वहां जो थे हम फूड से एनर्जी ले रहे थे। क्या ले रहे थे? फूड से एनर्जी मिल रही थी बॉडी को। ठीक, जब फूड से एनर्जी मिल रही थी तो इसमें रेस्पिरेशन का क्या काम होता है? रेस्पिरेशन का ये काम होता है ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और कुछ जो है वो क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ठीक है, एनर्जी को जनरेट करते हैं। यही ये प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, और इसको, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये वाला डायग्राम, ये वाला पोर्शन, ये डायग्राम अगर बैठ गया तो आप रेस्पिरेशन के प्रोसेस पे एक बहुत ही अच्छी थ्योरी लिख सकते हो खुद से बनाकर। तो देखिए, इसमें मैंने डायग्राम में शो किया है यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला क्या काम होता है? देखें, सबसे पहला क्या काम होता है? मैंने बताया आपको, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्म में तोड़ना। तो इसमें जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेस होता है उन्हें एक तरफ रखिए। लेकिन सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहला काम ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, उसे 3 कार्बन एटम में तोड़ता है। ये सब में सेम होता है, सब में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सेम होता है। ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी सेम होता है। ठीक, वही चीज यहाँ पे समझाई गई है। देखिए क्या होगा, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से इसका क्या होना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ये टूटेगा। सबसे मेन पार्ट यही है। ठीक है, ये सब में सेम ही होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है। और कहां टूटता है? ये इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये टूटता है। ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखें, साइटोप्लाज्म के अंदर ये टूटता है, ये सब में सेम होता है। ठीक, आगे जो पाइरूवेट है, अब पाइरूवेट का डिवाइडेशन होता है। पाइरूवेट किस किस चीज में टूटता है? एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है? सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन देखते हैं। ये यीस्ट के अंदर होता है, यीस्ट के, ठीक है, यीस्ट के अंदर होता है। और ये कौन से प्रोसेस के दौरान होता है? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान होता है। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो पाइरूवेट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट जाता है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहां होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है। ठीक है, आगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके अंदर होता है? ये हमारी मसल सेल्स के अंदर होता है। मसल सेल्स के अंदर, जब मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स कॉज हो जाते हैं, क्रैम्प्स। ठीक है, इस बात का आप खास कर रखें। तो ये हमारा पार्ट होता है कंप्लीट। आई होप ये अच्छे से समझ गए आप। ग्लूकोज सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पाइरूवेट में टूटता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ी एनर्जी भी जनरेट होती है। और आगे जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमारा क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है हमारा पाइरूवेट। ठीक है, और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। 3 कंडीशन होती है। ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। अब देखें, अब चलते हैं इधर स्ट्रक्चर की तरफ, इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखें, सबसे पहले हम यहाँ ऑर्गन्स देख लेते हैं। नेसल पैसेज, ठीक है, ये क्या है? नेसल पैसेज, जो हमारे ये जिस जहां से हम सांस लेते हैं उसको नेसल पैसेज कहा जाता है। माउथ कैविटी, ठीक है, ये माउथ कैविटी आ गई। फेरिंग्स, इस पार्ट को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। और इस पार्ट को क्या कहते हैं? जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के ऊपर होता है वो लैरिंग्स कहलाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये छोटी छोटी जो रिंग्स है ये हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहलाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी रिंग्स। ठीक, इनका क्या काम होता है ये भी बताऊंगा मैं। ट्रैकिया, ये पूरी के पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे? पूरे के पूरे पार्ट को ये ट्रैकिया कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे ब्रोंकाई क्या कहलाता है? जो ये हमारी ट्रेकिया है। ठीक है, आगे जो ये हमारे लंग्स में जो ये 2 डिवाइडेशन हो गए, ठीक है, ये हमारे ब्रोंकाई कहलाते हैं।
जो हमारे दोनों लंग्स में जो हम सांस लेते हैं उसको पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, आगे ब्रोंक्यूल्स, जो ये आगे डिवाइड हो गए, ठीक है, फिर ये आगे फर्दर और डिवाइड हो गए, 1 2 3 3, तो ये क्या कहलाते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। और एल्वियोलर सैक क्या कहलाते हैं, ये छोटे छोटे जो पिगमेंट है एल्वियोलर सैक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में देखा था, डायफ्राम कैसे बना हुआ था, इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है, ये हेल्प करता है लंग्स को इनहेल और एक्सहेल में। ठीक है, लंग्स को एक्सपेंड और हमारा जो लंग्स होता है, ठीक है, उसे एक्सपेंशन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। देखिए ये हमारे सारे पार्ट हो गए। अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है इसमें। सबसे पहले क्या होता है, हम जो है नोज के थ्रू क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। ठीक है, हमने नोज के थ्रू एयर ली। जब हम नोज के थ्रू एयर लेते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे हमारे बाल होते हैं, नाक के अंदर हमारे बाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, हमारी जो एयर होती है वो फिल्टर हो जाती है, एयर हमारी फिल्टर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे धूल के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो यहीं रुक जाते हैं और हमारी एयर फिल्टर होके जाती है। ठीक है, इसलिए हमें जो नाक के बाल है वो पूरे तरीके से खत्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं हवा को। ठीक, आगे चल के यह हवा नेसल कैविटी से होकर जाती है, नेसल माउथ कैविटी से होकर, और ये नेसल पैसेज से होकर यहाँ आती है। ठीक है, आती है ट्रेकिया में। ठीक, जब ये ट्रेकिया में आती है, ठीक है, अब देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हमारी ट्रेकिया है, ठीक है, ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, जहां से हमारी सांस होकर जाती है कोलैप्स ना हो जाए। ऐसा आप ऐसे समझिए, एक बैलून है। ठीक है, एक बैलून है। ठीक, अगर बैलून में हम छोटी छोटी रिंग्स, इतनी इतनी बड़ी रिंग्स डाल दें तो बैलून क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं रिंग्स को हम निकाल दें तो वो कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हमारी जो होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद होती हैं। ठीक है, हमारी जो रेस्पिरेशन की जो ये पाइप होती है, ठीक है, जिससे हमारा जो ये पाइप है ये कोलैप्स ना हो जाए, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल हमसे सांस नहीं ली जाएगी अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं हुए तो। ठीक, आगे क्या होता है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गया। ठीक है, आगे हमारी हवा जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जाती है लंग्स के अंदर। जब ये लंग्स के अंदर जाती है तो ये आती है इधर। ठीक है, इधर ब्रोंकाई में, दोनों ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी और फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। अब देखें ये जो छोटा पार्ट है ना, ये मैंने पर्दा ये बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, एल्वियोलाई जो है हमारे सरफेस एरिया क्रिएट करता है जहां गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। और देखिए एल्वियोलाई जो होते हैं ये इनका कनेक्शन होता है, इनका कनेक्शन कहां से होता है, ब्लड वेसल से कनेक्शन होता है। ठीक है, जहां से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर आता है और यहाँ पर एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन यहाँ से ले लेता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के बाहर चली जाती है एक्सेल प्रोसेस के दौरान। ठीक है, जब इनहेल करते हैं हम तो ऑक्सीजन हमारे जैसे इस तरीके से देखिए, जब मैंने अंदर ली डायाफ्राम क्या हुआ, डायाफ्राम ने मेरे लंग्स को एक्सपेंड किया। ठीक है, और जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, वो मेरी नोस्ट्रिल्स के थ्रू होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंच गई। ठीक है, एल्वियोलाई तक पहुंच गई। अब जब मैं गैसेस को यहां से रिलीज करूंगा, ठीक है, तो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इतने फास्ट प्रोसेस हुआ, एल्वियोलाई के अंदर इतने फास्ट प्रोसेस हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड एकदम एक्सचेंज हुई और ऑक्सीजन मेरी ब्लड वेसल ने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, और वो जो है ऊपर से यहाँ आकर वापस एक्सेल प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ऑक्सीजन ब्लड में मेरे मिक्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यही होता है, डायफ्राम सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है एक्सपेंशन ऑफ लंग्स में। ठीक है, ये यहाँ आई, जब ये यहाँ से हमारी हवा आई, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर आई और यहाँ प्रोसेस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर चली गई एक्सेल प्रोसेस के दौरान, और ये हमारे ब्लड के अंदर एल्वियोलाई ने और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा तो मेन रोल प्ले करता है, वो करता है हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, यही काम करता है ऑक्सीजन के लिए जो हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर हमारा अवेलेबल होता है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, हमने इनहेल किया। ठीक है, डायफ्राम हमारा एक्सपेंड हुआ, जब हमने सांस अंदर को ली और जब ये अंदर आया, ठीक है, यहाँ हमारा गैसेस का एक्सचेंज हुआ, गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर चला गया। ठीक है, ऑक्सीजन हमने इनटेक किया और अपटेक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बहुत तेज प्रोसेस होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। और एक बात और समझे, देखें सारे ऑर्गेनिज्म में जो जैसे हम एक्वेटिक एनिमल्स हम लेते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स में जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग रेट जिसे हम कह सकते हैं, ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा होता है।
क्यों होता है एक्वेटिक एनिमल में ब्रीथिंग रेट ज्यादा क्यों होता है? जिस तरीके से हम सांस लेते हैं ना टेरेस्ट्रियल एनिमल से हम, ठीक है, जिस तरीके से हम सांस लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स का ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब क्यों होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट है वो क्यों ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। तो इसलिए होता है ज्यादा क्योंकि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा वाटर के अंदर क्या होती है, कम होती है। आई होप बहुत से बच्चे समझ गए होंगे इतनी बात से। और जो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हमें ज्यादा मतलब ब्रीथिंग रेट हमारा ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल तरीके से हम सांस ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा वाटर में कम है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, अपने जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है एक्वेटिक एनिमल को पूरा करने के लिए क्या करता है, जल्दी जल्दी वो अपना जो रेट, उनका ब्रीथिंग रेट है, इसी वजह से उनका ज्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे से आपका आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट रह गया है या कोई भी अभी आपको कमी दिखाई दी है, ठीक है, जिस तरह का भी आप फीडबैक चाहते हैं इस वीडियो पर दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, अगर कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा अपनी जो स्किल्स है पढ़ाने की उसे भी एनहेंस करने की, ठीक है। और हमारी आने वाली अपडेट्स के लिए, ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अपडेट के लिए बेल आइकन के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।